अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे और लीनियर इक्वेशंस आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आपने क्लास 8th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और क्लास 10th और 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो मोस्टली टू वेरिएबल्स का पार्ट ज़्यादा है हमारे यहाँ, वन वेरिएबल का बहुत लिमिटेड है, तो मिलके दोनों करेंगे। ठीक है, तो है क्या इस चैप्टर के अंदर वो आप देख लीजिए। अगर इसको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाए तो सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमें मेथड देखने पड़ेंगे, भैया कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करें थे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ने बोल दिया कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करना है। लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको एक आसानी ये है कि यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी मेथड। You are to free adopt substitution method, you are also free to adopt cross multiply method। जो भी मेथड आपको बहुत अच्छे से आता है उसी को आप अडॉप्ट कीजिए और कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता था कि लेट वन नंबर बी एक्स अनदर इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड ब्ला ब्ला लैंग्वेज अटरम चटरम जाने क्या क्या, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब आप फ्री हो, हिट एंड ट्रायल से करो, ऑप्शन पुट करके करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, बैकवर्ड कैलकुलेशन करो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है ये कि आप किस तरह से इसे करोगे। ठीक है बच्चों, तो एक जल्दी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि है क्या ये। वैसे तो आपको पता है इंट्रोडक्शन, बट स्टिल लीनियर इक्वेशन देखो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। ये सब पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। देखो ये पॉलिनोमियल में कौन कौन से चैप्टर निकले पता है? सी, अगर आप ध्यान से देखो ना, पॉलिनोमियल हमने जो पढ़ाया है उसमें काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। चैप्टर हमारा क्यूई ये पॉलिनोमियल में आया, और लीनियर इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर्स हमारे पॉलिनोमियल्स में आते हैं। वैसे तो अलजिब्रा का पोर्शन होता है, अलजिब्रा में एपी भी आती है, लेकिन ये सब पॉलिनोमियल्स में आते हैं चैप्टर्स। तो 1 डिग्री की इक्वेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है लीनियर इक्वेशन, और 2 डिग्री की अगर बात करें तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है क्यूबिक इक्वेशन भी हमने पढ़ रखा है। तो सी हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी हम, वन वेरिएबल की तो बात कर ही नहीं रहे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है ना। सी द इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये ए और बी क्या है? ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर ए कॉमा बी, ठीक है, आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स। और सी भी क्या है? कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कहो या वन वेरिएबल का कहो, तो वो किस तरह का होता है ग्राफ? देखो इसका नाम ही है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब होता है लीनियर का? स्ट्रेट लाइन। तो जैसा नाम वही उसका काम होगा, यानी कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा बेटा, ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सी जो है ना बहुत कुछ कहता है। अगर किसी भी इक्वेशन में सी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, इधर ऐसे करेगा या ऐसे करेगा। ठीक है, अगर x माइनस हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, x प्लस हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। और अगर c की कुछ वैल्यू है फाइनाइट, c की कोई फाइनाइट वैल्यू है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये ओरिजिन से पास ना करके अदर देन ओरिजिन पास करेगा, ऐसे भी पास कर सकता है, यानी इंटरसेक्ट करेगा दोनों इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। मैं मेथड को आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा कौन सा होता है? एलिमिनेशन। और थर्ड होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड।
ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, आपको कोई सा भी एक मेथड आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक मेथड आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लो। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा मेथड जो मुझे यही लगता है, एलिमिनेशन मेथड, और इससे क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग भी इसी को अडॉप्ट करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो ये इसको मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेथड्स क्या होता है, टाइम वेस्ट है, पढ़ के आ चुके हो, कुछ चीज़ ऐसी नहीं है कि कुछ बताई जाए इसके अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम। सी, अगर देखो एक बात और ध्यान में रखना, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, देखो अगर हम सिंपल सी बात करें कि व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, मेरे ख्याल से 90% बच्चों को नहीं पता होगा। डेफिनेशन अगर पूछूं कि पॉइंट क्या होता है तो ना बता पाए, लेकिन जो है स्टार्ट ही पॉइंट से ही होती है चीज़। पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, पॉइंट की ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, यानी कि बात हुई किसकी, वन डायमेंशन की। ठीक है, टू डायमेंशन में क्या होगा, एक प्लेन रिप्रेजेंट हो जाएगा आपका, कार्टेशियन प्लेन जिसे कहा जाता है। जैसे कि ये बोर्ड, बोर्ड क्या है, इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है वो क्या कहलाता है, हमारा कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा इसमें, और ये टू डायमेंशनल सिस्टम कहलाएगा, जिसमें एक्स और वाई भी होगा। और अगर हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी हो जाएगी। जैसे कि हमारा रूम, जैसे कि हमारा रूम है, इसमें लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ भी है और हाइट भी है। एक ह्यूमन बीइंग भी थ्री डायमेंशनल सब्सटेंस, थ्री डायमेंशनल थिंग होती है। इंसान की बात अगर करें तो कि इंसान भी थ्री डायमेंशनल होता है। क्यों, उसकी लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है, यानी थिकनेस। मेरा मोटापन मत देखना, इट्स ओके। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की, कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं इसके। ठीक है, हाँ मैं आपको बताने के जा रहा था, मेन चीज वो तो रह गई। तो अगर वन वेरिएबल सिस्टम है, लेट्स सी, इसको क्या हो गया, अगर वन वेरिएबल सिस्टम है तो उसमें क्या होता था, उसमें होता था हमें एक इक्वेशन चाहिए होती थी। सी, दिस इज द इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, देखते रहना। अगर हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समथिंग, दिस इज एनी कोई भी मैंने एक इक्वेशन आपको लिख के दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा कितने वेरिएबल्स हैं, 2, और कितनी इक्वेशंस हैं, 3। जिसी तरह से इससे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये सुनो, किसी भी लीनियर इक्वेशन में उसके जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी ही इक्वेशंस आपको रिक्वायर रहेंगी उसको सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करें तो वहां पर आप सिर्फ एक वेरिएबल लेते थे x, ठीक है, और एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाया करता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर दो इक्वेशन चाहिए, x और y, c, और ये दो इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो जाया करता था। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल की बात करोगे तो उसमें 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो इस तरह से n वेरिएबल्स होंगे तो n इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी हमें इसको सॉल्व करने के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला सॉल्यूशन कौन सा होता है, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्पेस चाहिए होगी हमें। तो फर्स्ट रैबिट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुई बात। कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? द फर्स्ट इज योर, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बोला था ना बच्चों कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन 1, फर्स्ट केस क्या बनता है कि इफ a1 अपॉन a2 is not equal to b1 upon b2, then
द टाइप्स ऑफ solutions of LE in two variables is unique। एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि ये रेशियो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो ये सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, वो क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि देयर इज ओनली वन एंड वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर देखो, अगर हम बात करें, ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0। अगर हम दो की बात करते हैं तो ही तो हम बात कर रहे हैं, ये दो की बात कर रहे हैं हम। ये दो इक्वेशन थे, तो दो में यूनिक भी आएंगी, दो में आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आएंगे और दो में आपके नो सॉल्यूशन भी आएगा। लेकिन अगर हम सिंगल इक्वेशन की बात करें, दिस इज इक्वल टू ax + by + c, तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ अ सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आपने क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में, या क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 ही था, ठीक है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये हम सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे टू इक्वेशंस की, तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या? ये रेशियो बताएगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे। कि अगर रेशियो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो इस इक्वेशन के सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन को अगर आप ग्राफिकली देखोगे, तो ग्राफिकली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, यानी केवल यही सॉल्यूशन आया, और कोई सॉल्यूशन नहीं है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट करे ये, ठीक है। तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन को इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चंस आपको उलट करके भी दे सकता है, सीधा भी दे सकता है, तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A1, A2, B1, B2, कुछ भी पूछ सकता है। इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो कंफ्यूज मत हो ना इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये यूनिक सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, अगर ऐसी कंडीशन होती, देन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ऐसी कंडीशन अगर हो जाएगी बच्चों, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट पॉसिबल हैं? यार एक लाइन पे इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है ना। लाइन किससे बनती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनी लाइन। तो जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बनेगी क्या? कोइंसिडेंट लाइन। एक लाइन ये आ गई, दिखेगी नहीं, कोइंसिडेंट लाइन है ना, तो मैं एक ग्रीन यूज कर ले रहा हूँ। एक लाइन ये आ गई, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे? कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, अब बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे नो सॉल्यूशन की। तो थर्ड कंडीशन क्या है? कि इफ A1/A2 is equal to B1/B2 and is not equal to C1/C2, तो ये कंडीशन किसकी होती है? दिस इज द कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ग्राफ क्या बता रहा है? देखो, ग्राफ जब इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो एक सॉल्यूशन। जब ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ग्राफ तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसी दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, वो लाइन क्या कहलाती है? वो लाइन कहलाती है हमारे पैरेलल लाइन। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? पैरेलल लाइंस। याद रखना इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो, इसमें दो कंडीशन हमारी ऐसी हैं जिसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं।
दो कंडीशन हमारी ऐसी हैं जिसके सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होगी जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक तो होगा हमारी यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और एक हो गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें एक सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशंस। कंसिस्टेंट इक्वेशंस यानी कि ये इक्वेशन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी, यानी कि इनके सॉल्यूशंस क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हमारी इनकंसिस्टेंट, यानी भाई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। और अगर सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी नो सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगे। तो इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बता दे रहा हूँ एक बार, उसमें याद करने का एक तरीका होता है, वो मुझे याद है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वरना जो है ना कन्फ्यूजन हो जाएगी कि सर A1 लेते हैं पहले B1 लेते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर बताता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई में अक्सर कन्फ्यूजन रहती है, तो ये इक्वेशन को फॉर्म लिख लेते हैं। लेट्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए एक चीज़ याद रखना, पहले लेते हैं क्या? पहले ले लेंगे x, फिर ले लेंगे y और फिर ले लेंगे 1। तो देखो एक कन्फ्यूजन और रहती है कि कभी कोई टीचर 1 ले लेता, कभी कोई टीचर -1 ले लेता। सर हमें कैसे पता चलेगा 1 आएगा -1 आएगा? यार कन्फ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात। देखो अगर ये C1 राइट हैंड साइड पे होंगे, ये C2 C1 दोनों राइट हैंड साइड पे होंगे कांस्टेंट टर्म, तो आप -1 लोगे। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे यानी इस फॉर्म में होंगे A1 AX प्लस BY प्लस C की फॉर्म में, तो ये 1 होगा। इतनी सी बात है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? एक टैबलेट का नाम याद रखना है। बुखार की टैबलेट नहीं है, मलेरिया की टैबलेट नहीं है और कोविड-19 की टैबलेट नहीं है। ये टैबलेट किस चीज़ की है? फॉर्मूले को याद करने की। तो टैबलेट का नाम क्या है? टैबलेट का नाम है बी कैप। इसे पानी में डाल के पी लोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड तुमको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। बस पी मत लेना पानी में डाल के, याद करने का तरीका है। बहुत से बच्चे पेपर में लिख के कहीं पी जाए, पीना नहीं है इसको। तो बी कैप क्या है? ये सीक्वेंस है। देखो पहले आप क्या लोगे यहाँ पे? C B1 B2, पहले B आया, फिर C1 C2, फिर क्या आएगा? A आएगा, A1 A2 और फिर क्या आएगा? अगेन B1 B2। तो ये टैबलेट से ये याद हो गया ना पूरा सीक्वेंस की बी कैप। तो ये हमने लिख लिया, अब बस बात खत्म हो गई। तो x क्या होगा हमारा? x अपॉन क्या? B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला के। बहुत से लोग रटने बैठ जाएंगे, सर पहले B1 आएगा फिर C2 आएगा फिर, नहीं, रटना नहीं है। रटना क्या है? एक दवाई का नाम याद रख लो, जैसे कि रखते हो ना कॉम्बिफ्लैम, ऐसे इसका नाम हो जाएगा बी कैप। इसके हेल्प से फॉर्मूला अपने आप बनकर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो ये थोड़ा टफ था, मैंने इसलिए आपको बता दिया। वैसे आपको आता होगा, मुझे श्योर, मैं श्योर हूँ आप 10 पढ़ कर आए हुए हो, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। यहां कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, यहां पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, समझे? कॉमन सेंस अब तो कॉमन हो गया होगा, पहले अनकॉमन हो बात अलग है, अब कॉमन हो गया होगा क्योंकि काफ़ी वीडियोस देख ली हैं,
काफ़ी चीज़ें देख ली, काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो अब कॉमन सेंस वापस आ गया होगा, ऐसा नहीं है। तो उसी कॉमन सेंस को आपको यूज़ करना है। कॉमन सेंस क्या होता है? अ कॉमन सेंस इज दैट थिंग इन विच यू कैन यूज विदाउट यूजिंग अ पेन और पेपर। ठीक है, क्वेश्चन देख के सॉल्व, ऑप्शन देख के सॉल्व, हिट एंड ट्रायल, फास्ट, जो हम करते आ रहे हैं अब तक, तो वही चीज़ हमें करनी है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स स्पेशली इसके अंदर आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम का भी ध्यान में रखना है आपको। वर्ड प्रॉब्लम्स को हो सकता है कि कभी कभी उसमें शॉर्ट ट्रिक ना लगे तो उसमें लॉन्ग से कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर में शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। ऑप्शन से मैं इक्वेशन बना के मैच करवाओ वैल्यूज़। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना सच, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये कौन कौन से मेथड्स होंगे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर किसी भी इक्वेशन है हमारी ax + by + c है, ठीक है, इफ b = 0, अगर b 0 हो जाए, देन द ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस। जब y का टर्म 0 हो जाएगा, यानी y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो वो इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर इफ a = 0, देन द इक्वेशन इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 3 ही क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की, तो उसमें ये सब पढ़ा था। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखो इसको, बाकी कुछ नहीं है सच। तो जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस हैं हमारे बहुत अच्छे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहला आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए कोई बात नहीं, चलता है। क्वेश्चन है कि इफ 12x + 17y = 53 and 17x + 12y = 63, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। आपसे कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ एंड x एंड y, x और y की क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है इसलिए बता रहा हूँ क्या हमें करना है एक्चुअल में। 1,4 b 3,1 c 4,5/17 एंड d 0,5। ठीक है, तो बहुत से बच्चे हमारे करते क्या कि सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करूँ, सब्स्टिट्यूशन से करूँ या एलिमिनेशन से करूँ। सर कहते बेटा कोई सा मेथड ड्रॉप कर लो, कोई बात नहीं है। अरे भैया अब हमें इसे अवॉइड करना है, ठीक है, अब हमें ये नहीं करना, अब हमें ऑप्शंस वेरीफाई, ऑप्शन जो है ना वो चेक करने। एक ही इक्वेशन में करवा के देख लो, पहले एक ही में हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ऑप्शन देखते हैं 1 and 4, कि 1 and 4 सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, देखना जरा। 17 4 था कितना होगा, पार हो गया, देखो 53 से हटा दो, इधर आओ, 12 3 था 36 और 17 1 था 17, 36 + 17 कितना होगा, हाँ ये तो 53 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन और चेक करते हैं, 17 3 था कितना होगा 51, 51 + 12 कितना होगा 63, खत्म बात, आंसर इज बी। दूसरे की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, वेरीफाई हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम किस किस मेथड से बचे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन से ही बच गए, यहाँ पे हम एलिमिनेशन से ही बच गए, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही बच गए। तो यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया, बैक कैलकुलेशन। ये तो कहता है बैक कैलकुलेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एनालिसिस करी, इसको देखा 3,1 सेटिस्फाई हो रहा है दोनों इक्वेशन में, यही आंसर हो जाएगा।
बात खत्म हो गई। ठीक है, ये वाली अप्रोच हमें लगानी है, इसलिए मैंने आसान सा क्वेश्चन दिया आपको। यही अप्रोच आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी लगानी है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें नो डाउट इक्वेशन बनानी तो पड़ेगी, हो सकता है इक्वेशन भी ना बनानी पड़े। ठीक है, तो देखते हैं सी। तो इसको नोट कर लिया, कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। सॉल्यूशंस क्या होंगे इक्वेशंस के, ये बताना है भाई। इक्वेशन तो लिख दें पहले, चलिए लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 6। सॉल्यूशन क्या होंगे, ये इक्वेशन दे रखी है, हम ऑप्शन दे देते हैं। ये x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी x1 y1, ऑप्शन सी x माइनस 1 एंड y माइनस 1 एंड द लास्ट ऑप्शन x1 एंड y2। ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन, अब मुझे पकड़ मत लेना तुम लोग का, सर आपने ये बताया था कि जब वन क्वांटिटी इक्वल टू अनदर क्वांटिटी होती है और विच इज इक्वल टू अनदर क्वांटिटी होती है तो उसको k के बराबर मान लेते हैं। बताया था ना मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था। लेकिन मान लो इसमें k के बराबर, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। तो हर जगह जो है ना एक ही अप्रोच लगानी ज़रूरी नहीं होती। यहाँ पर हमें ऑप्शन पुट करके ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो ऑप्शन पुट करो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसमें सेट हो रहा है। तो पहला वाला लगा के देखते हैं। 3 to the 6, 6 अपॉन 3 कितना होगा 2। देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यानी कि इन वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पर आ रहा है 2, तो यानी बाकी सब वैल्यू पर भी 2 ही आना चाहिए। तो ज़रा देखो 2 to the 4, 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 अपॉन, नहीं ये नहीं आ रहा, ये सेट नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये भी 2 के बराबर आना चाहिए। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, 1 पुट करके 3 अपॉन 3 1 आ रहा है, यानी 1 ये पुट करके। अब इसको देखो ये 5, ये भी 1 आ रहा है, इसे पुट करके देखो ये भी 1 आ रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा, ये तो पुट नहीं करा हमने देखा करके। ये जब हमने पुट किया तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन जब हमने ऑप्शन बी की वैल्यूज इसमें पुट करी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, देखो एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं। 3 1 3 माइनस 1 प्लस 1 0, तो 3 अपॉन 3 1, 2 1 1 2 प्लस 1 3 3 2 5 अपॉन 5 1, इस तरह 6 अपॉन 6 1। बात खत्म हो गई। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप चाहो और कोई वैल्यू रख के देख लो 1 और 2, इस पर सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इसके 1 और 2 रख के देख लो चाहो तो, नहीं हो रहा, दिख रहा है एक्स की वैल्यू 1 रखी 3 माइनस 2 ना 1 अपॉन 3 आ रहा है, 2 3 6 प्लस 2 8 10 अपॉन 5 8 2 आ रहा है, नहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। बी की ही वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो हमें ये अप्रोच लेके चलनी है। ये शुरू के इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इजी क्वेश्चन दिए ताकि जो है हम इसको देखें कि हमें इस चैप्टर को किस तरह से करना है, वाला अप्रोच लेके नहीं चलनी है हमें। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास पेज है। हाँ जी, एक क्वेश्चन
बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या है दे रखी है हमें, मॉड्यूलस ऑफ लो जीरो, तो मैं परेशान करने वाला साइन आ गया, मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई ऑप्शन ए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1/2, ऑप्शन सी x1 y0 एंड ऑप्शन डी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1/2। देखो बच्चों, जो हमारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उनके सामने ये चीज़ आई होगी मॉड्यूलस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं, हालांकि थोड़ा सा मैं जल्दी से बता दूंगा 2 मिनट में अगेन होता क्या है, लेकिन डिटेल में अगर ये देखना है कि मॉड्यूलस होता क्या है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली जो वीडियो है हमारी उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको ये मॉड्यूलस क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, ये एक 2 डेफिनेशन देने वाली क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक तो ये क्या देगा, एक इसका मतलब होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है, मॉड्यूलस का मतलब होता है या तो +x या -x, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको क्या होगा इसका, आपको सिर्फ इतना याद रखना, ये तो +x होगा या -x होगा। तो ये इक्वेशन तो ठीक है हमारी, ये क्या हो जाएगी, एक तो ये हो जाएगी हमारी x + y इज इक्वल टू 1 और एक क्या हो जाएगी माइनस की x माइनस का y इज इक्वल टू 1, यही तो होगा। और आप तीसरी इक्वेशन ये है ही ऑलरेडी दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके सॉल्यूशन किस तरह का आएगा हमें ये देखना है, ठीक है। तो एक तो आपको ये करना है चेक, क्या ये यहाँ से क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू क्या y आ गया ना इस इक्वेशन की हेल्प से। आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो, पहले आपको ये दोनों सॉल्व करनी है, फर्स्ट सेकंड, और फिर क्या करना है, और या तो ये करना है और उसके बाद ये और ये करनी है, क्योंकि इस मॉड्यूलस वाली इक्वेशन से हमें 2 इक्वेशन मिली हैं, एक प्लस की और एक माइनस की। तो जब हम प्लस वाली को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू कितना 1/2। यहाँ पे वैल्यू पुट करो x की, y की, y कितना आ जाएगा 1/2, तो x भी 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई तो ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू -1/2। तो कंडीशन क्या आई, एक तो ये आ गया x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -1/2, यही आ गया, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन देखनी बहुत ज़रूरी है मॉड्यूलस की है क्या, ठीक है। तो मॉड्यूलस ने क्या कहा, मॉड्यूलस ने आपको 2 डेफिनेशन दी, एक दी आपके x + y इज इक्वल टू 1, ये आया, और दूसरी क्या दी -x - y, क्योंकि माइनस साइन लग जाता दूसरे में, तो माइनस क्या होगा पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -x - y इज इक्वल टू 1। और तीसरी इक्वेशन है ही, तो वहाँ से रिलेशन निकल कर आया x इज इक्वल टू y। तो जब आप x इज इक्वल टू y अपने पहली इक्वेशन में पुट करो तो ये x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 सॉल्यूशन इसका आएगा, और जब इसमें पुट करोगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मॉड्यूलस का मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करवाया, तो उसको ज़रूर देखिए आप एक बार, जिसके समझ में नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम देख रहा है बच्चा, तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y in the solution of the equation, in the solution of the इक्वेशन, इक्वेशन हमें दे रखी है क्या,
इक्वेशन दे रखी है हमें 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो y की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ऑप्शन ले लो, 0, b 1/4, c 1/2 एंड d 3/4। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो जरा ध्यान से देखो, ये है हमारा 2 रेज़ टू द पावर x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x माइनस वाई एंड विच इज इक्वल टू अंडर रूट 8। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये ना, ठीक है, ठीक है, कितना होगा? अरे ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3/2। तो मतलब सबकी बेसिस बराबर है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और x माइनस वाई भी इक्वल टू 3/2। अरे भैया, जब एक क्वांटिटी का x में y ऐड कर रहे हो तो भी 3/2 आ रहा है, x से y सब्स्टिट्यूट कर रहे हो 3/2 आ रहा है। इसका मतलब y की कोई वैल्यू ही नहीं है, औकात ही नहीं है y की। y की अपनी पहचान ही नहीं है। जब पहचान नहीं है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो सॉल्व कर दो इक्वेशन, इतना लंबा अगर मन करे। और ऐसे दिख रहा है, अगर x y में ऐड कर रहे हो x में तो भी 3/2, सब्ट्रैक्ट करो तो भी 3/2, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो y इक्वल टू कितना आएगा? 0। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा जी, ये था क्वेश्चन हमारा मतलब का। देखो अब थोड़े से क्वेश्चन सब आने शुरू होंगे। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है m/x प्लस n/y इज इक्वल टू a कॉमा n/x प्लस m/y is equal to b, then the value of x and y, x की क्या वैल्यू होगी? अरे बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है भाई। x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अपॉन am माइनस bn, यही है क्या? एंड y इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन bm माइनस an। ऑप्शन बी ले लो। मैं x और y इक्वल टू नहीं लिख रहा, मैं सीधे सीधे कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू लिख रहा हूँ। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये x की वैल्यू है पहली वाली, अपॉन am माइनस bn, कॉमा y की ये वैल्यू है n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन bm माइनस an। ऑप्शन सी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन am माइनस bn, कॉमा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर bm माइनस an। ऑप्शन डी, ऑप्शन लिखते थक जाओ है, तो बड़े बड़े, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना ज़्यादा बड़ा ऑप्शन है। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन am माइनस bn, कॉमा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन bm माइनस an। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ये आपको बताना है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि ऑप्शन पुट करके देख लो। तो भैया यहाँ ऑप्शन पुट करोगे तो थक जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हर बार ऑप्शन पुट करने भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तुम ऑप्शन दिख रहे हैं कैसा अजीब अजीब सा ऑप्शन है, इन्हें पुट करोगे तो इनका कैलकुलेशन खुद अपने आप में बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको अवॉइड करो आप, है ना। तो एक काम करते हैं एक काम ये करते हैं, इसे सॉल्व कर अपने एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे हम इसको। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? my, पहले x का टर्म लिखता हूँ, y का नहीं लिख रहा, nx प्लस my अपॉन एक्स वाई क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ax y हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये क्या हो जाएगा? mx प्लस ny इक्वल टू
बी एक्स वाई। निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू ना, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो सी एलिमिनेशन मेथड से आप किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे? मेरे ख्याल से इस इक्वेशन को तो आप m से कर दो, इस इक्वेशन को n से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा एम एन एक्स, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा एम ए एक्स वाई, और n से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एन एम एक्स, हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन बी एक्स वाई। खत्म बात, मल्टीप्लाई करना था, दिखा दिया हमने आपको करके। ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इजिकल टू वॉट, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पर आप एम ए माइनस एन बी ब्रैकेट में क्या एक्स वाई, ठीक है बच्चों। ये वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, एक्स इजिकल टू वॉट, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम ए माइनस एन बी, एम ए माइनस एन बी। ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, और कोई है, एम ए माइनस एन बी, यानी कि एक वैल्यू आ गई एक्स की। अब इसी तरह से वाई को कर दो आप एलिमिनेट, ठीक है, जैसे हमने एक्स निकाला है इसी तरह से आप वाई निकाल दो, या फिर एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वो लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसी तरह से वाई एलिमिनेट कर दो आप दूसरी बार में, तो आपका आंसर ही आ जाएगा सी का सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो जैसे हमने ये निकाला, एक बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने m से मल्टीप्लाई किया था ना। अब आप क्या करोगे, इस बार दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो y को, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे y को एलिमिनेट किया था हमने, x को एलिमिनेट किया था ना, तो x निकल कर आया, y को एलिमिनेट करोगे तो y निकल कर आएगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो तरीका वही है करने का, आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, टाइम वेस्ट होगा वरना मैं आपको मेथड बताना मेरा मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन कुछ ऐसे है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ओके। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की क्या वैल्यू होगी बच्चों, विल द इक्वेशंस 2x plus 32y प्लस 3 इक्वल टू 0, एक तो ये है, एंड 3x प्लस 48y प्लस k इजिकल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन्स। देखो वही चीज़ आ गई, रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन्स, वही चीज़ आ गई ना। अब उसने कोइंसिडेंट बोल दिया, इनफाइनाइटली मैंने नहीं बोला, तो आपको इसलिए बोला हूँ कि आपको ग्राफ भी याद रखना पड़ेगा और इसकी लाइन्स भी याद रखनी पड़ेंगी, कैसी लाइन्स होती हैं इसकी, तरीका यही है इसका, कुछ भी आ सकता है। तो सी कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती थी बच्चों, कंडीशन यही तो होती थी कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, यही तो होती थी आपके। तो बस आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2/3 इजिकल टू 32/48। कोफिशिएंट लेना होता है, याद रखना, इजिकल टू 3/k। तो किसी को भी लेके सॉल्व कर दो, मेरे ख्याल से इसी को लेके सॉल्व कर दो। तो इसका मतलब क्या होगा, 2/3
इजिकल टू 3/k, 2k इजिकल टू 9 और k इजिकल टू 9/2। इससे भी 9/2 ही आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आ जाएगा। ऑप्शन है हमारा सी, ठीक है, 9/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ये, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ax plus b is equal to 0 and cx plus d is equal to 0 are कंसिस्टेंट है भाई, कंसिस्टेंट है मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इफ कंडीशन क्या होगी, ऑप्शन ए AD इज इक्वल टू BC, ऑप्शन बी AD प्लस BC इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी AB माइनस CD इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट ऑप्शन AB प्लस CD इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके 35, दिस इज द क्वेश्चन, इसका आंसर। तो ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होती थी, इसमें कंडीशन क्या होती थी भैया, कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। देखो पहली बात सुनो मेरी, कंसिस्टेंट मतलब कि दो सॉल्यूशंस हो गए, या तो हो गया यूनिक या हो गया इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, या तो हो गया यूनिक या हो गया इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन यूनिक में जो y का कोफिशिएंट होता था वो नॉट इक्वल टू आया करता था, यहाँ पे y तो नहीं है ना, तो इनफाइनाइटली मैनी कंडीशन आ जाए, यूनिक की कंडीशन आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन क्या कंडीशन आती निकल के बच्चों, A/C इज इक्वल टू B/D। देख लो y वाला टर्म तो है नहीं जो नॉट इक्वल टू आए, तो जब y वाला टर्म ही तो यूनिक में नॉट इक्वल टू होता है, अदरवाइज तो इक्वल टू ही होते हैं ना, ठीक है। तो ये कंडीशन आ जाएगी A/C इज इक्वल टू B/D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो AD इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, AD इज इक्वल टू BC, सो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस पर क्वेश्चन आपको करवाने ज़रूरी हैं, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, अब वो करवाना ज़रूरी है भाई, वो भी करवा देते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम सोच रहे थे हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएं, दूसरा देखते हैं सी। क्वेश्चन और हैं इसके अंदर जो बताने ज़रूरी हैं, तो उससे पहले हम उसी को करवा दें, वो ज़्यादा बेटर है। कहाँ गया था मेरी,
अच्छा, इसमें पॉलिनोमियल के अंदर ही दे रखा है सब। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मेट में है, क्वेश्चन भी आए हुए। देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा 2013-14 में आया हुआ है। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 2x + y = 4 रेज़ टू द पावर x - y - 3 = 1, ये दे रखा है। देन x, y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, या तो आप वैल्यू भी पुट कर दो जल्दी, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, और वैल्यू पुट करने का मन नहीं कर रहा तो सॉल्व भी करने से हो जाएगा। b -1, 2 c 1, 2 d 1, -2, ये है हमारी कंडीशन, है ना। तो आप ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, तो हो सकता है ऑप्शन पुट करना एक एक करके थोड़ा लंबा हो जाए, तो एक काम करो, क्वेश्चन को थोड़ा रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कैसे करते हैं, तो देखो ये है इक्वेशन हमारी, 2x + y = 2 रेज़ टू द पावर 2 टाइम्स x - y - 3, और 1 कब होगा, ये होगा 2 की पावर 0 पे, सब पे बेस 2 है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये कंडीशन आ जाएगी 2x + y = 0, 2 टाइम्स 2x - 2y - 6 = 0, एक कंडीशन ये आ गई। 2x - 2y - 6 = 0, यानी कि ये आ गया। बस वैल्यू पुट कर दो जरा, वैल्यू देखें चेक करके, इसमें -2 और -2 नहीं, 0 निगेटिव पे, तो भैया निगेटिव। देखो इसकी वैल्यू ना तो दोनों निगेटिव होंगी, ना ही दोनों पॉजिटिव होंगी, यानी कि इसकी क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन प्लस में है ना पहली वाली, दोनों निगेटिव होंगी तो भैया निगेटिव आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यानी एक वैल्यू निगेटिव चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो ऑप्शन बी चेक करना जरा, -2 + 2 ये चेक हो रहा है, सेटिस्फाई है। अभी रुक जाओ, उसको भी चेक कर ले रहे हैं। 2 × 2 -2 वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दूसरी इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। दूसरी इक्वेशन देखो जरा, इस पर आओ, -1 और 2 बी को रखे, क्योंकि ये बी और डी दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो अब एक एक करके चेक करें, बी को देखेंगे यहाँ पे, -1 रखे, देखो -2 -4 -2 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -4 -6 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखो इसको, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसको देखते हैं डी ऑप्शन को, 2 × 2 ये हो जाएगा +4 2 6 + 6 - 6 0। तो यानी कि ये ऑप्शन डी जो है ना हमारा, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। क्या किया हमने, कुछ नहीं करा, हमने वैल्यू डायरेक्ट डाल के देखी है इसके अंदर, वैल्यू पुट करके देखी है, जो वैल्यू सेट हो गई वही हमारा आंसर हो गया, यही तो किया है। ठीक है, तो आपने भी यही करना था, आप चाहो तो वहीं भी ऑप्शन में पुट कर सकते थे वैल्यू, लेकिन हो सकता था वहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाता। तो बेटर ये है कि आपने क्या किया, इक्वेशन को रिड्यूस करके इक्वेशन बना ली, उसके बाद ऑप्शन में पुट करके वैल्यू कर दी। अब इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है। वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा पूरा, सिर्फ ये याद रखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और एक इक्वेशन ये दे रखी है, a - b x + a + b y = what, 3a + b - 2। तो आपको क्या बताना बच्चों, आपको बताना है, आपने बताना है ए और बी की वैल्यू, -5 में 1 b 5 - 1 c 5 और 1 d -5 और -1, ये है हमारा ए की, यानी ये पहली वैल्यू ए की है और दूसरी वैल्यू उसकी है। तो इनफाइनाइट वैल्यू की कंडीशन क्या होती थी बेटा, इनफाइनाइट वैल्यू की कंडीशन ये होती थी कि 2/a - b = 3/a + b = 7/3a + b - 2। इतना लंबा चौड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है, कहाँ चल रहे हो, इन दोनों को वेरीफाई करके देख लो, ए और बी की वैल्यू डाल के सेटिस्फाई हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो सी, पहली वैल्यू डाल के देखता हूँ, -5 और 1, तो ए की वैल्यू अगर मैं -5 रखूँगा, -5 एंड -1
ये कितना हो जाएगा -6, यानी कि -1/3 आ रहा है ये पहली वैल्यू रखने पर। इसको रख के देखते हैं, -5 + 1, ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई, इस वैल्यू पे नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, इस वैल्यू को आओ लेके। पहले दूसरी वैल्यू लेते हैं ऑप्शन बी की, 5 और -1, तो 2/5 माइनस ये प्लस हो जाएगा +1, यानी कितना आ रहा 1/3। इसको चेक करके देखो, 3/, ये कितना 5 और -1 पुट करोगे तो यार कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा 5 और -1 पे। सी थर्ड चेक करके देखते हैं, 5 और 1, तो 2/, ए की वैल्यू कितनी रखनी 5 -1, यानी कि कितना आ रहा है 1/2। और इस पर रख के देखो 3/, a + b है ना, 5 + 1, यानी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 1/2। यानी कि सिर्फ और सिर्फ देखो एक ही वैल्यू पे हमारी जो है, एक ही ऑप्शन पे हमारी वैल्यू मैच कर गई, कौन सी, सी ऑप्शन पर। बाकी पे मैंने आपको रख के देखा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही ना, तो इतना बड़ा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है कि पहले इसमें पुट करो फिर इसमें पुट करो। सिर्फ 2 ले लो अपने पास, जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ये 2 ले ली। 2 लेने के बाद करना क्या है, 2 लेने के बाद ये करना है कि इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। जब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो तब इसको जो है सॉल्व कर देना सिंपली वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमने जब ए को चेक करके देखा तो ए में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, बी करके देखा तो बी में भी नहीं हुआ, सी में ये सेटिस्फाई हो गया। तो आपने इसको एनसीईआरटी में कैसे किया होगा, पहले इसको इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकाल के फिर इनकी 2 वेरिएबल की इक्वेशन सेट करी, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया, ये तो किया था। इतना लंबा नहीं करना, कंपटीशन में बचाना टाइम। यहीं पर ही 2 चेक करेगा, ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से वैल्यू डाल के देखो। तो आपने देखा हमने किस तरह के क्वेश्चन करें, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए हैं कि वैल्यूज उठा उठा के किए हैं, कि जो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में काम हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा ये। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि ये इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से अंजाम देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन का करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम में ही करेंगे हम, है ना। जो भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर वो वर्ड प्रॉब्लम में ही हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देख लो। चलो, क्वेश्चन है हमारा सी, if 2 raised to the power x plus y is equal to 2 raised to the power x minus y, find the relation between x and y। दोनों का बेस है ना, इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई क्या हो जाएगा। ठीक है, y को इधर ले आओ, 2y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 0। तो यार x और y का कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा ना, यहाँ पे y की सीधी सीधी वैल्यू 0 निकल कर आ गई। तो ये क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन था सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर क्वेश्चन रिलेशन जब ही आता है जब x और y की इक्वेशन बनकर आए। यहाँ पर y की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इक्वेशन नहीं आएगी कुछ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को थोड़ा करेंगे और उस पर ज़रा अपने आप को फोकस रखिएगा, और उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम वो शॉर्ट टेक्निक बताएंगे आपको जो वर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत आसानी मिलेगी आपको, और टेस्ट में, कंपटीशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे।